नमस्ते बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बीट्स के बारे में बता दिया था। यस, बीट्स का एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसका एक एप्लीकेशन होता है टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन सोर्सेस, मोस्टली ट्यूनिंग फॉर्क्स। एंड सेकंड आप मान सकते हैं इन ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो इन कॉन्सर्ट्स और अदर रिकॉर्डिंग्स जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ हम प्ले करते हैं, देन वी डोंट वांट समटाइम्स वी डोंट वांट बीट्स फिनोमेना टू बी देयर, तो उसके हिसाब से हमें उसे ट्यून करना होता है। समटाइम्स वी डिजायर सर्टेन नंबर ऑफ बीट्स टू जस्ट एनहेंस द क्वालिटी। ओके, सो उसके हिसाब से आप ट्यून कर सकते हैं। तो बीट ये दो जगह काम आता है। ओके, तो चलिए आज भी हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू वेव्स। ठीक है, और स्ट्रिंग एंड साउंड दो पार्ट है इसके। तो स्ट्रिंग में दो एक्सपेरिमेंट है, एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सोनोमीटर, दूसरा है मेल्टिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेईई मेंस एंड नीट। ठीक है, और इसे हमें बहुत डेप्थ में नहीं देखना है, इसका सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं और सॉल्व कैसे करेंगे इसी की बात करेंगे हम। तो ट्रांसवर्स अरेंजमेंट, तो मेल्टिस एक्सपेरिमेंट में दो अरेंजमेंट्स रहते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, ये भी किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग के प्रिंसिपल पे। तो ट्रांसवर्स अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, ट्यूनिंग फॉर्क का जो वाइब्रेशन है इट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे करते हैं। सो सपोज हियर इज द ट्यूनिंग फॉर्क व्हिच इज फिक्स, स्ट्रिंग को हम यहाँ से अटैच कर देते हैं फ्रॉम वन आर्म ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क एंड इट इज फिक्स्ड हियर। ओके, और यहाँ पे एक पुली रहेगी। राइट, दिस इज द पुली। यहाँ पे आप एक पेन रख देते हैं जिसमें ढेर सारे आप वेट ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक द सोनोमीटर थिंग। ओनली थिंग हियर इज कि आप इसमें क्या यूज करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क का जो आर्म है वो इस तरीके से ऑसिलेट करता है। ठीक है, और इसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, स्टैंडिंग वेव। तो कोई भी मोड हो सकता है स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होने का। इट कैन बी लाइक दिस, ओके, और द फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड ओवरटोन एंड लाइक दिस। ऑलराइट, इसकी कुछ लेंथ होगी, इसमें कुछ टेंशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड जैसे ये बिहेव करता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, वो इस तरीके से आएगी एन वी बाई 12, जिसे आप क्या भी लिख सकते हैं, एन 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ठीक है, where mu is mass per unit length, t is the tension, so you can write। अच्छा, और अब यही जो f जो है वो किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ट्यूनिंग फॉर्क की। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। तो इन ट्रांसवर्स मोड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation of string। ठीक है, तो यहां पे आप सीधा सीधा लिख देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू n बाई 12 इंटू रूट ऑफ टी बाई म्यू, इंटू रूट ऑफ टी बाई म्यू। ठीक है, और दूसरा अरेंजमेंट जो आता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट। लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट में क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरीके से रखता है। ठीक है, जिससे कि फॉर्क जो है वो इस टाइप से वाइब्रेट करेगा। स्ट्रिंग को भी हमने ऐसे ही अटैच कर दिया। ओके, हियर देयर विल बी पुली एंड सिमिलरली यहाँ पे कोई पेन होगा जिसमें आप वेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द पुली। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है। इसे लॉन्गिट्यूडिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क जिस लाइन में वाइब्रेट कर रहा है वो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और यहाँ जो वाइब्रेशन हो रहा है ट्यूनिंग फॉर्क का वो परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो रहा है। ठीक है, इसमें अंतर क्या होता है, ड्यू टू दिस वाइब्रेशन फॉर्क जितनी देर में, या फिर ऐसे बोल दो आप कि 1 सेकेंड में फॉर्क जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, स्ट्रिंग उसके हाफ ऑसिलेशन ही कंप्लीट कर पाती है। हम उसकी बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल फंडामेंटल मोड बनाओगे तो यही बनता है। बस अंतर क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो ऐसे ही देते हैं अपन, एन वी बाई 12, जिसे आप क्या भी लिख सकते हैं, एन इंटू 1/12 इंटू रूट ऑफ टी बाई म्यू।
but in this case you write frequency of tuning fork, frequency of tuning fork वो जो है वो डबल होगी, is equal to twice this frequency of string, oscillation of string. So frequency of tuning fork आप क्या करोगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस यहाँ पे 2 का फैक्टर हट जाएगा, n by l रूट ऑफ t by mu. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बहुत ही सीधे सीधे बनते हैं. इसमें आपसे यही पूछता है कि सपोज स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड, आपको टेंशन मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इन ट्रांसवर्स अरेंजमेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इन लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट्स. तो बेसिकली आपको मैं चाहूंगा कि आप ये याद रखें ऐसे फॉर्मूला यहाँ पे कि ट्रांसवर्स अरेंजमेंट में जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की होगी वही फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की होगी, और लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट में जो फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की होगी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी उसकी डबल होगी. सो दैट्स द थिंग, कैन रिमेंबर दिस पार्ट. चलिए अभी हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू साउंड, एंड ये सारे एक्सपेरिमेंट एडवांस में भी हैं तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स सी. Okay, now let us see experiments related to sound. और इनमें पहला एक्सपेरिमेंट जो हमको पढ़ना है, इट इज कॉल्ड द क्विंक्स ट्यूब. Let me check the spelling. You are most correct. क्विंक्स ट्यूब. अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट क्या है और ये क्या करता है, हम दोनों बातें समझेंगे. ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली इज वेरिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस. ये इसका मुख्य उद्देश्य है. हाँ, इसकी कैलकुलेशन से आप स्पीड ऑफ साउंड भी फाइंड कर सकते हैं इफ यू नो फ्रीक्वेंसीज. तो ये दो बातें हैं, वाइब्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस एंड स्पीड ऑफ साउंड भी फाइंड किया जा सकता है, पर इसका ये सेकेंडरी पर्पज है. प्राइमरी पर्पज है वेरिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस इन साउंड. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सेटअप एंड हाउ इट वर्क्स. ओके, तो इट्स ए ट्यूब. इसको मोल्ड कर दिया हमने यू टाइप में. ठीक है, एंड लेट्स मेक इट लिटिल लार्जर. और इट्स ए हॉलो ट्यूब. ठीक है, ना इसके ऊपर इससे जस्ट बड़ा एक और ट्यूब रहता है जिसे स्लाइड किया जा सकता है एट एनी लाइन. ओके, समथिंग लाइक दिस. तो क्या है ये मेंबर इसे स्लाइड कर सकते हैं. रेड मेंबर कैन बी स्लाइड ऑन दिस ब्लैक मेंबर. ओके, अब यहां पे रहते हैं एक इनपुट और एक आउटपुट अरेंजमेंट. तो ये बिल्कुल इसके बीच में रहता है, यहां पे और एक यहां पे रहता है. किसी एक को आप इनपुट बोल सकते हैं और दूसरे को आउटपुट बोल सकते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज ट्यूब 1, दिस इज ट्यूब 2. सपोज मैंने यहाँ पे साउंड सोर्स रख दिया, और ये बड़ा ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसे आप बेसिक लैब में भी ट्राई करके देख सकते हैं. यहाँ पे हमने साउंड सोर्स रख दिया और यहाँ पे हमने डिटेक्टर प्लेस कर दिया. लेट्स कॉल दिस इज डिटेक्टर. कान भी रख सकते हैं अपना, दैट इज सोर्स. तो यहां से जो साउंड जाएगा उसके पास दो रास्ते होंगे जाने के लिए. कौन कौन से? यहां से जो साउंड जाएगा वो एक इस रास्ते से जा सकता है. ठीक है, और दूसरा इस रास्ते से जा सकता है. एंड दे इंटरफियर हियर.
एंड दे कम आउट। ठीक है, अब एक ही सोर्स से प्रोड्यूस हुए हैं साउंड, तो इनमें कोई फ्रीक्वेंसी का अंतर तो है नहीं, इंटरफेरेंस की बेसिक कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वो है यहाँ पे। अब मुद्दा सिर्फ पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है यहाँ पे, कि अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर साउंड जो ट्यूब 1 से जा रहा है, दिस इज योर ट्यूब 1, इस रेड वन इज योर ट्यूब 2, इन दोनों से ट्रेवल करने वाले साउंड का पाथ डिफरेंस 0 है, या फिर लैम्डा है, या फिर 2 लैम्डा है, या 3 लैम्डा है, बेसिकली n लैम्डा है, तो आप लाउड सुन रहे होंगे। अगर लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2 है, 5 लैम्डा बाई 2 है, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है पाथ डिफरेंस, तो आप वहां पे क्या सुन रहे होंगे, मिनिमम, और यू से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका वेरिफिकेशन है। तो सपोज हमने सेटिंग्स ऐसी कर रखी है अभी कि आपको लाउड मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, से लेट इन दिस सेटिंग वी आर गेटिंग लाउड। ठीक है, अब इसको स्लाइड कर लेते हैं अपन, रेड वाले को स्लाइड कर लेते हैं, यही मुद्दा है यहाँ पे, यही बात हमें समझनी भी है। तो अगर मैंने रेड वाला ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसे मैंने इधर एक्स से स्लाइड कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, यानी ये पार्ट अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा भी कितने से स्लाइड हो जाएगा, एक्स से। तो अब ट्यूब 2 है, उससे आने वाली वेव को ट्यूब 1 के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा पाथ और ट्रेवल करना पड़ेगा, 2x। So there will be a new path difference when, okay, let me write, if tube 2 is shifted by x such that minimum sound is detected, then what will you write? You will write, because of this shift, path difference introduces twice of x. I hope you agree with this. अगर मैंने इसे x से बाहर किया तो x इधर भी बढ़ गया, x इधर भी बढ़ गया, तो इधर से जो वेव ट्रेवल करके आ रही है, it is traveling 2x more length as compared to the wave traveling in tube 1. Okay, so delta x is 2x. Now पहले क्या था, loud, बाद में क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम से मिनिमम में चेंज है। तो आपके पास ये नंबर्स हैं n लैम्डा एंड 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, लैम्डा बाई 2। सो व्हाट विल यू हैव दिस, डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कॉन्सेक्यूटिव। आप ऐसे सोच सकते हैं कि मैक्सिमा के लिए ये क्या बना होगा, सपोज अगर ये लाउड आ रहा था तो ये क्या क्या हो सकता था, पार्ट डिफरेंस पहले 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अगर मैं 0 ही पकड़ लूं कि पहले पार्ट डिफरेंस 0 था और जस्ट मैंने स्लाइड किया फॉर द स्मॉलेस्ट x, तो फिर मेरा ये जो 2x पे मैं गया हूं यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या बन गया होगा, लैम्डा बाई 2। अगर यहाँ लैम्डा था तो फिर ये क्या बन गया होगा, 3 लैम्डा बाई 2, जस्ट उससे ज्यादा, समझ रहे। सो व्हाट विल आई गेट हियर फॉर द स्मॉलेस्ट शिफ्ट, ओके, if the tube 2 is shifted by x such that minimum sound is detected, ठीक है, for the first time। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, shifted slowly, है ना, क्योंकि एक पार्ट क्या भी हो सकता है, मैंने बहुत सारा शिफ्ट कर दिया और मुझे मिनिमम मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे पहले पार्ट डिफरेंस 0 था और आप पार्ट डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2 हो जाए, तो उनमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो 5 लैम्डा बाई 2 का हो गया। पर अगर मैं स्लोली शिफ्ट करूंगा तो मुझे जस्ट डिफरेंस कितने का दिखेगा, लैम्डा बाई 2 का, या फिर कैसे भी लिखा जा सकता है इसे, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो अब डेल्टा x किसके इक्वल है, 2x के इक्वल, तो आप क्या लिख देंगे, 2x इज लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 4x के इक्वल, समझ रहे, लैम्डा इज नाउ इक्वल टू 4 टाइम्स x। यस, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा 4x के इक्वल, x आप मेजर कर सकते हैं, तो यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं आप, लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको सोर्स की फ्रीक्वेंसी पता है, इफ यू नो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, देन यू कैन फाइंड स्पीड ऑफ साउंड हियर। यस, बिकॉज हाउ कैन यू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड हियर, यू कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला v इक्वल टू f लैम्डा एंड यू कैन राइट v इक्वल टू f एंड लैम्डा की जगह पर 4x। So that way you can say it can be used to find speed of sound। तो इसको एक्सपेरिमेंट अगर आपको लैब में करने के लिए दिया जाए तो आपको क्या क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप सुनिए।
आप अरेंजमेंट करेंगे ट्यूब वगैरह, एक टेबल रहेगा, वहां पे सोर्स प्लेस करेंगे। मोस्टली हम मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल फ्रीक्वेंसी सोर्स प्लेस करेंगे, जैसे 400 हर्ट्ज, 402 हर्ट्ज सिंगल फ्रीक्वेंसी सोर्स रख दिया। हम अपना कान लेके जाएंगे वहां पे, देखेंगे कुछ साउंड आ रहा है, ट्यूब को थोड़ा बाहर खींचेंगे खींचेंगे, देखेंगे साउंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो खींचेंगे 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 और सब कुछ साउंड बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था और अब कम होने लगा। तो जिस पॉइंट से वो कम होने लगा वही आपका क्या है मैक्सिमम, वहीं पर रोक देंगे, मार्क बना देंगे उस ट्यूब के ऊपर। ठीक है, अब वापस से पुल करेंगे पुल करेंगे पुल करेंगे और जहां पे मिनिमम मिलेगा मुझे वहां वापस रोक देंगे। दोनों मार्क के बीच का गैप रीड कर लेंगे x, उस x को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा लैम्डा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख दूंगा, स्पीड ऑफ साउंड एज v इक्वल टू f lambda. So this will be your experiment and it proves its purpose. ये बता रहा है that there is something called interference because the same source, मैं एक ट्यूब बाहर लेके जा रहा हूँ तो उसकी जो इंटेंसिटी है एक लोकेशन पे वो चेंज हो रही है। रिमेंबर इट्स नॉट बीट्स, क्योंकि आप पाथ डिफरेंस बदल के यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ला रहे हैं, वहां पे पाथ डिफरेंस नहीं बदल रहा था, वहां पे टाइम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से टाइम के साथ फेज डिफरेंस बदल रहा था। ओके, so this is Quink's experiment. Let's solve a question on it. देखिए, in Quink's experiment, sound detected is changed from maximum to minimum, changed from maximum to minimum when the sliding tube, this is your sliding tube, okay, is moved by a distance of 2.5 centimeter, by a distance of 2.5 centimeters slowly. Find speed of sound given frequency of sound is 3.4 kilohertz, 3.4 kilohertz. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को समझते हैं बात। सी, इसने आपको क्या दे दिया, x की वैल्यू कितनी दे दी, 2.5 सेंटीमीटर, स्लोली मूव कर रहे हैं अपन, तो आपका जो डेल्टा x है वो 2x के इक्वल आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यू नो इन क्विंक्स apparatus कि डेल्टा x लैम्डा बाई 2 के इक्वल आएगा, तो आप लिख देंगे लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो लैम्डा इज 10 सेंटीमीटर। आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 3.4 किलोहर्ट्ज। आपसे पूछ रहा है v, तो यूज v इक्वल टू f लैम्डा, सो v विल बी इक्वल टू 3.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा फिर, यहाँ पे ये 10 चला जाएगा इसके साथ और इसमें 100 बच जाएगा, 10 के पावर 2 बच जाएगा आपके पास, तो आपके जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड पता है ऑलरेडी वहां पे, तो आप इस एक्सपेरिमेंट की मदद से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सोर्स का। वेल, तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज क्विंक्स apparatus, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रेजोनेंस ट्यूब। Okay, it is fundamentally based on vibration of a closed organ pipe. इसका पर्पस लिख लेते हैं, it is used to measure, it is used to measure, not to to calculate, or you can write speed of sound in air। प्रिंसिपल क्या है,
it is based on vibration in closed organ pipe. ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये किस पे बेस्ड है और इसका पर्पस क्या है. ठीक है, तो लेट्स सी. रेजोनेंस ट्यूब क्या करता है? इसमें हमारे पास एक काफी लंबा सा ट्यूब होता है, ट्रांसपेरेंट, ओके, मोस्टली मेड ऑफ ग्लास. इसके ऊपर यहाँ पे मार्किंग्स बनी होती है. यू हैव 0, देन यू हैव रेगुलर जो आपकी स्केल होती है 1 2 3 4 देन 5 1 2 3 4, देन यू हैव हियर 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4, then you have 2. So this kind of scale is printed here, okay, and यहाँ पे एक रबर होज यूज होता है. ठीक है, रबर कैप यहाँ पे लगी होती है इसके एक एंड पे. All the way it goes to a reservoir. ठीक है, here is a reservoir. It's a rubber tube, normal pipe जो आप अपने गार्डन में यूज करते हैं, घर पे यूज करते हैं. And there is a reservoir. ठीक है, क्या करते हैं हम? we fill water. Simply we use water. So water इसमें पुट करते हैं, रिजर्वायर को फिल कर लेते हैं. ठीक है, अब रिजर्वायर को ऊपर या नीचे लाके हम इसमें वाटर लेवल एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का थ्योरी बोलता है कि इनमें जो प्रेशर लेवल ऑफ लिक्विड रहेगी वो सेम रहनी चाहिए एज पर द प्रेशर थिंग. ठीक है, तो आप इस रिजर्वायर को ऊपर या नीचे लाके इसमें लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं. ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, रिजर्वायर को थोड़ा नीचे तक बना लेता है सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू. दिस इज योर रिजर्वायर. ओके, हमने रिजर्वायर और ये ट्यूब कंप्लीटली फिल कर दिया, कंप्लीटली फिल. तो ट्यूब में भी वाटर यहां तक है, रिजर्वायर में भी वाटर यहां तक है. इट्स वाटर. ओके, एवरीवेयर इट्स वाटर. इतना कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया. इट्स अ ट्रांसपेरेंट ट्यूब, स्केल इज मार्क्ड ऑन वन प्लेस, सच ए वाटर रिजर्वायर, जिसे आप ऊपर नीचे करके यहाँ पे वाटर लेवल्स चेंज कर सकते हैं. तो हमने इसे कंप्लीटली फिल कर लिया. नाउ हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आते हैं. ठीक है, या कोई भी साउंड सोर्स भी चलेगा, जैसे मैंने जो मोबाइल फोन में साउंड यूज किया था आप उसके साथ भी कर सकते हैं. अब पहले मोबाइल फोन से आप कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस नहीं करा सकते थे, ऐसा कुछ था नहीं, तो कन्वेंशनल फॉर्क्स यूज किए जाते थे फ्रीक्वेंसीज, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के. ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है और इसके सामने लाके हम इसे वाइब्रेट कराना चालू कर देते हैं. तो दिस इज द सोर्स. तो जितनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा वही फ्रीक्वेंसी सेंड होगी थ्रू आउट. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? आपकी मीडियम पार्टिकल्स की. ऑलराइट, नाउ अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, वाटर में से साउंड पास हो रहा है, सो ऑन सो ऑन. व्हाट वी डू, वी लोअर द रिजर्वायर. हम रिजर्वायर को नीचे लाते हैं और इसमें वाटर की जो लेवल है वो डाउन करते हैं, नीचे लेके आते हैं. सो पानी, थोड़ा सा पानी बाहर निकलेगा तो हमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, और यहाँ भी वाटर लेवल फॉल करते हैं. सो मान लीजिए वाटर लेवल फॉल किया यहां तक. ठीक है, और यहीं पे अपना डिटेक्टर भी है. वी हैव डिटेक्टर हियर. ठीक है, जैसे वाटर लेवल फॉल किया, वी हैव, लेट्स कॉल दिस लेंथ टू बी L1, जो ओपन लेंथ है, क्योंकि ये जो अभी एम्प्टी लेंथ है इसमें ये एयर है. ठीक है, और ये जो है वो वाटर है. हम वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम स्टडी कर रहे हैं. तो हमने L1 लेंथ खाली की पानी की, तो यहां पर भी पानी यहां तक ही रखना पड़ेगा अपने को. सो दिस इज ओके. और हमें पहला लाउड या यहाँ पे स्टैंडिंग पैटर्न बना साउंड का, या ऑर्गन पाइप का जो रेजोनेंस हमें बोलना चाहिए वो हुआ यहाँ पे. ठीक है, यू डिटेक्टेड इट. अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? यू विल सिंपली राइट दिस. अब देखो,
फ्रीक्वेंसी कैसे जाती है क्लोज ऑर्गन पाइप, ये जो हिस्सा है, ये जो L1 लेंथ है वो क्लोज ऑर्गन पाइप के जैसे बिहेव कर रही है बिल्कुल, तो वहां का फ्रीक्वेंसी पैटर्न कैसा जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इट गोज लाइक 2n माइनस 1 v बाय 4l, ऐसे जाता है कि नहीं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट है तो यहाँ पे हम एंड करेक्शंस भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में हमें एक एंड करेक्शन लेना पड़ता है, तो उसे हम e ऐड कर देंगे, तो v डिवाइडेड बाई 4l प्लस e, दिस इज अ जनरल पैटर्न। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, आपका फ्रीक्वेंसी वही है, एफ सी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एफ इज इक्वल टू 2n माइनस 1 v बाय 4l प्लस e। तो बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन l, तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया, l प्लस e इज इक्वल टू 2n माइनस 1 v बाय 4f। बस ध्यान से सुनते रहिएगा, e तो फिक्स है, E डिपेंड करता है ऑन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अब L की स्मॉलेस्ट वैल्यू कब मिलेगी मुझे, सबसे छोटी लेंथ जिसमें कि रेजोनेंस हो रहा है वो कब मिलेगी, फॉर द स्मॉलेस्ट n। तो ये L1 मेरी स्मॉलेस्ट लेंथ है, डेफिनेटली L1 वो लेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग ये फंडामेंटल मोड में होगा, तो यहाँ इस नंबर में n को मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास निकल के आ गया v बाय 4f, ठीक है। आई मेड दिस एज इक्वेशन 1। अब क्या किया हमने, अब रिजर्वायर को और नीचे लेके आए, ट्यूनिंग फॉर्क अब भी वही है, और लेवल्स को फॉल कराया, लेवल्स फॉल किया, और एक लेंथ पे विच इज L2, नाउ लेवल यहां तक गिरा दिया हमने, ठीक है, और ये एंटायर लेंथ L2 इज नाउ अवेलेबल फॉर वाइब्रेशन। F तो अब भी वही है, इक्वेशन यही लगाएंगे, सो नाउ आई राइट L2 प्लस E, बट दिस इज द नेक्स्ट मोड, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ओवरटोन, एन को आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक 3 का फैक्टर मिल जाएगा, बाकी चीजें वही जाएंगे, v by 4f, दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट यू आर मेजरिंग L1 एंड L2, ओके, you know f but you do not know e. Yes, you can find e by measuring the diameter of this and write 0.6 times radius, you can do that, but if we उससे एरर पड़ेगी फालतू में, क्योंकि एक और लिमिटेशन आ जाएगा, कौन सा लिमिटेशन, कि जो आपने वर्नियर कैलिपर की मदद से इसका डायमीटर, इनर डायमीटर मेजर किया है, उसका भी लीस्ट काउंट होगा कुछ, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड में एरर आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम ई को एलिमिनेट ही कर देते हैं। ई को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो आप ई को एलिमिनेट कर सकते हो सिंपली सब्ट्रैक्शन से। कैन यू जस्ट सब्ट्रैक्ट, L2 बड़ा है तो मैं लिखूंगा L2 प्लस ई माइनस L1 प्लस ई इज इक्वल टू दिस V by 4f, sorry 3V by 4f minus V by 4f, so I got 2V by 4f, ठीक है, E cancels out, L2 minus L1, so what I got at the place of V, I got this twice of f times L2 minus L1, so this plays a great role. If you know the frequency of your tuning fork, alright, you can measure L2 and L1, you can find V. That's the prime motive or the purpose of this experiment called resonance tube. अब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आपको रेजोनेंस ट्यूब के नाम से आ रहा है, you should consider it as closed organ pipe. You must consider end corrections there whenever the term resonance tube is used. फंडामेंटल आप याद रखिए, फॉर्मूला रटना भी नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसेस देखनी है कि चल क्या रहा है। तो बोलेगा सब भाई सबसे पानी पूरा भरा हुआ था ट्यूब, फिर हमने खाली किया उसे, पहली लेंथ ऐसी मिली जिस पर रेजोनेंस हुआ, तो पहली लेंथ स्मॉलेस्ट हो गई, उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेंस L2 पे हुआ, नेक्स्ट L3 पे, वो कितने भी दे सकता है वो, पर बेयर मिनिमम हमें 2 चाहिए, तो यहाँ से मेरे पास V आ गया। अब सपोज मुझे E निकालना है, सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन एंड करेक्शन, तो एंड करेक्शन निकालने के लिए आई विल टेक द रेशियो। Can you take the ratio to find end correction? तो देखो, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है find end correction, और आपको L1 L2 दे देगा, तो आप डिवाइड कर लीजिए L2 प्लस E बाय L1 प्लस E, V by 4 है, V by 4F कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ 3 by 1 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, so what will you have, L2 प्लस E is equal to 3L1 प्लस 3E,
ठीक है, ई को एक साइड रख लीजिए, सो आपके पास आ जाएगा L2 माइनस 3L1 इज इक्वल टू 2E। ई आ जाएगा आपके पास L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड, जिसमें क्या पूछ सकता है वो, फाइंड एंड करेक्शन हियर। इज दिस क्लियर? सो दिस इज योर रेजोनेंस ट्यूब। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑलराइट, और कभी कभी क्या पूछता है आपको, वो टोटल लेंथ ऑफ ट्यूब दे देगा, है ना। इस कैलकुलेशन में आप L1 L2 निकालेंगे, ये में आस्क द रिमेनिंग पार्ट जिसमें वाटर फिल्ड अप है, दैट मच यू कैन डू। यस, टोटल माइनस दिस L1। ओके, तो चलिए इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन फटाफट, पहले इसे नोट कर लीजिए। ओके, अगर आपको डायग्राम बनाना है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे फंडामेंटल मोड बनता है, प्रेशर के लिए बनाते हैं अपन, तो प्रेशर का एंटी नोड बनेगा फिक्स्ड एंड पे, और फ्री एंड पे इसका नोड बनेगा। तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा बनाएंगे तो यहाँ पे वापस से फर्स्ट ओवरटोन के केस बनता है, ठीक है। तो ये आपका नोड बनेगा, आई एम सॉरी, प्रेशर एंटी नोड बनेगा, फिर यहाँ पे एक नोड होगा और वापस एक और नोड, यानी दो नोड और एक एंटी नोड। सो दिस शुड लुक लाइक दिस। ओके, तो आप समझ पाए फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल मोड। तो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। दो डायग्राम भी बना सकते हैं आप। ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, लिखिए क्वेश्चन। In resonance tube experiment to determine speed of sound in air, a pipe of diameter 5 centimeter is used. Pipe of diameter 5 centimeter is used. Full stop. Air column in pipe resonates with tuning fork. Air column in pipe resonates with tuning fork. Of frequency 500 Hertz. When the minimum length of air column is 16 centimeter, 16 centimeter, find speed of sound in air. Okay, this is one kind of question. इसमें रेजोनेंस ट्यूब सिर्फ ये बताने के लिए यूज किया है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यूज किया जा रहा है। आपको क्या क्या दे दिया है उसने, ये बात ध्यान से समझिए। एक तो उसने फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको ट्यूनिंग फॉर्क की, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कितनी यूज की जा रही है, 500 हर्ट्ज। दूसरा आपको स्मॉलेस्ट लेंथ यानी फंडामेंटल मोड की लेंथ दी गई है, सो आई कॉल इट L1, द स्मॉलेस्ट लेंथ, जो कितनी दी गई है आपको, 16 centimeter. One more thing is given to me, if I check, is the diameter of this pipe, and the diameter is 5 centimeter. The diameter of pipe is 5 centimeter. मुझे फाइंड करना है स्पीड ऑफ साउंड। अब जब डायमीटर दिया है मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आपको क्या कंसीडर करना है, एंड करेक्शन। वैसे भी रेजोनेंस ट्यूब में एंड करेक्शन आप कंसीडर करेंगे ही। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना। पर हमें यहाँ पे लैम्डा एनीवे पता नहीं है, V फाइंड कर रहे हैं, तो लेट्स यूज द क्लोज ऑर्गन पाइप थिंग। सो यू नो FC इज इक्वल टू V बाय 4L, फंडामेंटल यूज कर रहा हूँ मैं, और L के साथ क्या आ जाएगा आपका प्लस E। तो आपको V चाहिए, सो V आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स L1 प्लस E इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप, जो कि यहाँ किसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ट्यूनिंग फॉर्क का। ठीक है, चलो E कैसे निकालेंगे। तो E निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया, इट इज 0.6 टाइम्स R। तो डायमीटर दिया है, कोई इशू नहीं है, R इज D by 2, so it is D by 2, so it will be 0.3 R 3D, so it will be 0.3 into 5, so it will be 1.5 centimeter. You can see it's significant end correction. 16 centimeter उसका लेंथ है और 1.5 end correction है। ठीक है, you will have significant error if you do not consider end correction. तो आपका V कितना आ जाएगा, 4 L1 which is 16 plus
1.5, बट रिमेंबर दे आर इन सेंटीमीटर्स, सो मीटर में बदल दिया, इनटू द फ्रीक्वेंसी 500। बस ये आपका ओवरऑल सिचुएशन है, मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड यू विल हैव योर आंसर। ठीक है, तो जो आंसर निकलता है यहाँ पे आपको सॉल्व करने के बाद, इट कम्स आउट टू बी 350 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं रेजोनेंस ट्यूब पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूनिंग फॉर्क vibrating at frequency 800 Hz produces resonance in air column of resonance tube. Full stop. Successive resonances are observed. Successive resonances are observed at lengths 9.75 centimeter, 31.25 centimeter and 52.75 centimeters. Okay, 9.75 centimeter, 31.25 centimeters and 52.75 centimeters of air column. Calculate speed of sound in air. Okay, so let us see how to solve this question. तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क दे दी गई है 800 हर्ट्ज, दिस इज नोन टू मी। यस, दूसरी बात मुझे क्या दे दी गई है, 3 सक्सेसिव लेंथ्स दे दी गई है। ठीक है, तो वो तीनों सक्सेसिव लेंथ्स है मेरे पास, दीज आर 9.75, 31.25 एंड 52.75। So 9.75, 31.25 and 52.75 centimeters. These are successive lengths. Let me name them L1, L2, L3. So ये successive length of air column, यानी पानी भरा हुआ है, पानी हमने थोड़ा नीचे लेके आया, रेजोनेंस हुआ और नीचे लेके आया, दूसरी बार रेजोनेंस हुआ और नीचे लेके आया, तीसरी बार रेजोनेंस हुआ। फ्रीक्वेंसी तीनों में क्या रखी गई है, सेम। ठीक है, बट यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, इसने मिनिमम लेंथ नहीं दिया है L1, सो यू कैन नॉट कंसीडर इट एज ए फंडामेंटल मोड। उसने सक्सेसिव दिया है कि अगर ये कोई भी एक मोड है, मे बी दिस इज थर्ड ओवरटोन, then this is fourth overtone, then this is fifth overtone. Say suppose it is 10th overtone, then 11th, then 12th. तो इसने ये नहीं बताया कि ये फंडामेंटल है, सो टेक केयर, मिनिमम है तो ही फंडामेंटल कंसीडर करेंगे। अब पूछा गया है आपसे स्पीड ऑफ साउंड बताइए। ठीक है, तो रेजोनेंस ट्यूब सुनते ही आपको क्या याद आ जाना चाहिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो कोई भी एक लेंथ है, फ्रीक्वेंसी अगर एफ है सोर्स की, तो फॉर्मूला क्या होता है इस फ्रीक्वेंसी का, 2n - 1 v/4। और आप यहाँ पे क्या निग्लेक्ट नहीं करेंगे, यू विल नॉट निग्लेक्ट एंड करेक्शन, इट इज रेजोनेंस ट्यूब। यू विल ट्राई योर बेस्ट टू फाइंड, बिकॉज इसने 3 लेंथ दिया है, सो यू कैन फाइंड इट। लेट्स सी, अब स्टार्ट करिए यहाँ पे। तो मान लीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी है जो fn है, fn। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही है, दिस f only, so you do one thing, take L to this side, so you can write, or you need V, na? So write like this, V is equal to, what will you get, 4 L plus E into F divided by 2n minus 1. Yes, so you can write V like this for first frequency, 4 L first length into F divided by 2n minus 1. इसमें मैंने क्या लिखा है, for n equal to, मैंने n ही पुट कर दिया, तो नेक्स्ट के लिए क्या पुट करूंगा, for n equal to n plus 1. Let's see what will you have for V. V तो वही रहने वाली है, F भी वही है, बस लेंथ L2 हो गई, ये F डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ n की जगह पे n plus 1 minus 1, तो क्या मिलेगा आपको, ये V आपको मिल जाएगा फिर 4 L2 plus E into F divided by what will I get, 2n plus 2 minus 1, यानी कि 2n plus 1। ठीक है, नेक्स्ट n plus 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, n plus 2, तो वो आ जाएगा मेरे पास 4
L3 plus E into F divided by twice of n plus 2 minus 1. तो दिस इज फॉर n इक्वल टू n प्लस 2. तो ये मतलब है सक्सेसिव का, n इक्वल टू n इक्वल टू n प्लस 1, n इक्वल टू n प्लस 2. ठीक है, तो आपके पास यहाँ से जो रिजल्ट बनता है बच्चों वो आता है L3 प्लस E इंटू F डिवाइडेड बाय 2n प्लस 3. ना बहुत सारे अननोन्स हैं हमारे पास. इंफॉर्मेशन ये है, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन. इसमें से भी हमें क्या क्या पता नहीं है. हमें नहीं पता है n, हमें नहीं पता है v हम फाइंड करना चाहते हैं. हमें नहीं पता है e. यस, व्हाट आई नो इज f. सो व्हाट विल आई डू. तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, ठीक है, जिससे कि मेरा n एलिमिनेट हो जाए फर्स्ट थिंग, और दूसरी चीज n एलिमिनेट हो जाए और e भी एलिमिनेट हो जाए और मेरा v L1, L2, L3 और f में कुछ रिलेशन आ जाए. ये मेरा मोटिव होगा यहाँ पे. ठीक है, तो ऐसा करने के लिए क्या बेस्ट रहेगा कि मैं सब्ट्रैक्शन करूं. किनका सब्ट्रैक्शन करूं? लेंस का. तो e उसमें गायब हो जाएगा एंड उसके साथ ही साथ मुझे n को भी गायब कराना है. सो लेट अस सी, यहाँ पे मेरे पास 2n का फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे भी मेरे पास 2n का फैक्टर आ रहा है. वेयर इज माय इक्वेशन 2? इसे नहीं मानते अपन, इक्वेशन 2 इसे मानते हैं. यहाँ पे भी 2n का फैक्टर आ रहा है और यहाँ पे भी 2n का फैक्टर आ रहा है. तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई और इस तरीके से इक्वेशंस फ्रेम कर लो. कैसे? L1 प्लस E, इक्वेशन 1 से लिख रहा हूं. L1 प्लस E कैन बी रिटन एज 2n माइनस 1, ठीक है, V by 4f. Then L2 plus E, it can be written as 2n plus 1 V by 4f. Then L3 plus E, it can also be written as 2n plus 3 V by 4f. Now you have these relations, and the good thing is कि जब आपसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका n भी कैंसिल हो जाएगा और e भी कैंसिल हो जाएगा. इट्स गुड टू गो, इजंट इट? चलिए ऐसे ही कर लेते हैं अपन. तो मैं यहां लिख रहा हूं अभी फाइनली. सो राइट दिस L2 plus E minus L1 plus E is equal to, what will you get? You will get 2n plus 1 minus 2n minus 1. और क्या कॉमन है वहां पे बताओ? क्या कॉमन ले रखे हैं हम? V by 4f कॉमन है. ठीक है, अब यहां से आएगा आपके पास L2 minus L1 is equal to 2n cancels out, so you will have V by 2f. आप देखिए 1 plus 1 2 हो जाएगा. तो यहां से आप V को क्या लिख सकते हैं? 2f L2 minus L1. ठीक है, मैं जानबूझ के रेजोनेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, so that you can understand it. दूसरा आप ये भी कर सकते थे. We have no problem with this. You would have subtracted 3 and 2. So इससे आपको मिल जाता है, डायरेक्ट लिख दूं L3 minus L2 is equal to, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करता तो वहां से मुझे 2 का फैक्टर मिलता, यही मिलता है, एग्जैक्टली यही मिलता. तो मैं दूसरा ये भी यूज कर सकता था, V is equal to 2f L3 minus L2, या फिर हम 3 और 1 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे. 3 and 1, 3 and 1 सब्ट्रैक्ट करते तो क्या क्या मिल जाता? 3 and 1 अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते तो L3 minus L1 4 टाइम्स आ जाता. ठीक है, तो वो भी चेक कर लो भाई, वो भी बिल्कुल करेक्ट ही आंसर देगा हमें. तो 3 and 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलता है L3 minus L1 is equal to 4 से 4 कैंसिल हो जाता, V by f. तो आपको जो V है वो कैसे भी लिख सकते थे, f L3 minus L1. तीनों से आप कैलकुलेशंस करके देखेंगे और देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सेम आएगा. फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आंसर देखते हैं क्या आएगा इसका. ओके, लेट्स सी कि आंसर क्या आएगा यहाँ पे. सबसे पहले इसकी मदद से निकालते हैं फर्स्ट रिजल्ट. V is equal to 2f L2 minus L1. So V is equal to 2 into f is 800, L2 31.25 minus 9.75. So V is equal to 2 into 800 into, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये मिल गया आपको 11 में से 0, 5 और
ये आ गया 21.5, but it is in centimeter, so multiply by -2, this will cancel out with 800. तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से 21 21 into 2 42 43 into 8 basically, so it will be 4 and 344. This is what you are having with this result. Yes, you can check with this also. तो इसमें कोई खास